हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। मैं शेखर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरीपुर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर्स क्लास। इस करंट अफेयर्स क्लास में हम इन 5 टॉपिकों को डिस्कस करेंगे, जिनमें साहित्य एकेडमी अवार्ड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स और RPWD एक्ट शामिल है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स क्लास। साहित्य एकेडमी अवार्ड। तो साहित्य एकेडमी अवार्ड 2023 इस साल अनाउंस किया गया है। तो देखिए, साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है ये 24 भाषाओं में दिए जाने वाले अवार्ड्स में से एक है, जिनमें 9 बुक्स ऑफ पोइट्री, 6 नॉवेल्स, 5 शॉर्ट स्टोरीज और 3 ऐसे एंड 1 लिटरेरी स्टडी के लिए साहित्य एकेडमी 2023 में दिया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा होगा, 24 लैंग्वेज क्यों लिखा हुआ है जबकि हमारे संविधान में 22 लैंग्वेज है। देखिए, 22 लैंग्वेज तो संविधान के उनमें दिया ही जाता है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो है राजस्थानी एज वेल एज इंग्लिश, ये 2 भाषा जो हमारे संविधान में नहीं है, इन 2 में भी इसे प्रदान किया जाता है। इसमें एक डिस्टिंग्विश जूरी, एक कमेटी होती है जो रिकमेंड करती है बेस्ट वर्क्स इंडियन 24 इंडियन लैंग्वेजेस में जो बेस्ट वर्क्स है, लिखे हुए कविताएं, कहानियाँ, एसेस ये है, उनको ये किया जाता है। तो इस बार साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है, चेयरमैनशिप ऑफ माधव कौशिक प्रेसिडेंट है साहित्य अकेडमी के इस साल। तो देखिए, हमारे असम से भी साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 के लिए 3 लोगों को चुना गया है, जिनमें डॉक्टर प्रणब ज्योति डेका, जोधवीर राणा और नदेश्वर दईमारी, इनको दिया गया है। 3 लॉरिएट फ्रॉम द असम विन द साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो डॉक्टर प्रणय ज्योति डेका, इनको शॉर्ट स्टोरी SMS कलेक्शन के लिए प्रणय ज्योति डेका को श्रेष्ठ गल्पों का अवार्ड मिला है, श्रेष्ठ गल्पा। फिर नंदेश्वर दईमारी को बोरो लैंग्वेज के लिए दिया गया शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जीव सफारनी दखाउन, इनकी कहानी शॉर्ट स्टोरी का नाम है। जुनवीर राणा को राइटन फ्रॉम दिगोई से बिलोंग करते हैं, इनको जो है सेलेक्टेड फॉर कन्वर्टेड अवार्ड कोप्टेड अवार्ड इन नेपाली लैंग्वेज, इनको नेपाली लैंग्वेज के लिए मिला है कलेक्शन ऑफ हिज ऐसे नेपाली लोक साहित्य रा लो संकृतोको परिचय। इनको ये नेपाली लैंग्वेज में इस ऐसे के लिए यह अवार्ड मिला है। इन 3 लॉरियट्स का इस साल के लिए आपको नाम जरूर याद रखना पड़ेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ताकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अच्छे से इसे टैकल कर सकें। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है दुनिया की जो 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन हैं, जिसमें चाइना की सिविलाइजेशन, इजिप्ट की सिविलाइजेशन शामिल है, उनमें से 4 में से एक जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है वो हमारे भारत का है। अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो करीब 2500 से लेकर 1750 BC तक रहा है। सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग के साथ साथ ग्रिड सिस्टम, इसमें बर्न ब्रिक्स यूज़ हुए हैं घरों को बनाने के लिए, वेल मैनेज ड्रेनेज सिस्टम है, फोर्टिफाइड सिटाडेल है और हाईली अर्बनाइज्ड, बहुत ही डेवलप शहरीकरण, साथ ही साथ यहाँ पर आयरन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मोहनजोदड़ो जगह है वहाँ पर ग्रेट बाथ मिला है। ऐसा माना जाता है कि शायद इसे रिलीजियस बाथिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था लोगों के द्वारा। साथ ही साथ इन ग्रेट बाथ के साथ चेंजिंग रूम्स भी हैं। 6 ग्रेनरीज मिले हैं जहाँ पर कच्चा जो अनाज है, ग्रेन्स है, उसे रखा जाता था। ये एक्चुअली सीटाडेल जो है, जो ऊपरी शहर है, वहाँ मिला है, हड़प्पा में इसे पाया गया है।
टाउन्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता था। सो दो भागों में डिवाइड होने वाले जो टाउन्स थे, जिनमें अपर पार्ट जिसे सिटाडेल कहा जाता था और दूसरा होता था लोअर पार्ट। जो हड़प्पन्स थे वो क्लास मार्चेंट्स थे, पर यहाँ कोई वेपन्स का फाउंड नहीं हुआ है। देयर इज नो एविडेंस ऑफ वेपन्स वर फाउंड देयर। इंडस वैली पीपल जो थे वो अपने सीड्स को नवंबर में लगाते थे और अप्रैल तक काट लेते थे। माना ऐसा जाता है बिकॉज ये फ्लडेड एरिया था, यहाँ पर बाढ़ आता था, तो अप्रैल के बाद ही हम पता है हमें जैसे कि बारिश होती है इन जनरली इंडिया में। सो इसीलिए नवंबर में लगा के और अप्रैल में काट लिया जाता था। बीट, बार्ली, राई, पीज, सीसम, राइस, मस्टर्ड, ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती थी। कॉटन, इंडस वैली पीपल जो थे फर्स्ट यहाँ कॉटन प्रोडक्शन करते थे, जिसे सिडोन्स भी कहा जाता था, जो कि सिंध शब्द से आया था, जिसे सिंदौन, SINDON, सिंदौन भी कहा जाता था। जो एनिमल्स उस वक्त के अवशेषों में पाए जाते हैं, जिनमें ऑक्सन, सीप, बफेलो, गॉट, पिग्स, एलिफेंट, डॉग्स, कैट, एशेस एंड कैमल्स शामिल है। यूनिकॉर्न मोस्ट वर्शिप एनिमल है। बहुत सारे ट्रीज मिले हैं जिनमें पीपल ट्री प्रमुख है। एनिमल, बुल, बर्ड, डॉग और पिजन, स्टोन्स वर्शिपिंग के भी यहाँ पर एविडेंस पाए गए हैं, पर कोई टेम्पल नहीं मिला है। और डेड बॉडीज़ को नॉर्थ थ्रू साउथ ओरिएंटेशन में दफनाया जाता था। सील मिला है, पशुपतिनाथ डिपिक्टेड है, साथ ही साथ इसमें एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस और बफेलो भी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 2 डियर्स भी हैं जो पशुपतिनाथ के फीट पर बैठे हुए हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो भूतों पर विश्वास करते थे, इविल फोर्सेस पे विश्वास करते थे, और उनके प्रोटेक्शन के लिए भी वो खुद का व्यवस्था करते थे। फायर जो है उसके अवशेष मिले हैं लोथल और कालीबंग में। और हड़प्पन कल्चर में सील्स बनाए गए हैं मेड ऑफ स्टेलाइट्स। और हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट में लोग लिखने का काम करते थे। लिखने की जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। लाइन एंड देखिए, पहला लाइन जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे और दूसरा लाइन लेफ्ट टू राइट लिखते थे। दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज कॉल्ड बुस्ट्रोफिदोन। लोग वहाँ के स्पिनिंग मतलब सूता काटना, वेविंग कपड़ा बुनना, बोट बनाना, गोल्ड स्मिथ सोना का काम करते थे, पोटरी बनाने का, स्टील मेकिंग भी करते थे। सो पॉसिबल कोज ऑफ डिक्लाइनिंग द सिविलाइजेशन में भी इन्वेजन ऑफ आर्यंस। ऐसा माना जाता है कि सिविलाइजेशन जो तबाह हुई इसमें आर्यंस का इन्वेजन एक रहा होगा। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा फ्लड आया हो। कुछ ये भी मानते हैं कि अर्थक्वेक में ये जगह तबाह हो गई हो। बाउंड्रीज की बात करें तो नॉर्थ मंडू एक जगह है जम्मू कश्मीर में, वहाँ से लेके साउथ के दिम्बांत जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ तक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 इम्पॉर्टेंट साइट हैं जिनमें हड़प्पा और मोहनजोदारो प्रमुख है। तो हड़प्पा जो है रिवर रावी के साइड में मौजूद था। मोंगोटोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ये पंजाब अभी पाकिस्तान में है। और इस एग्जीबिशन का काम दयाराम सहनी जी ने 1921 से लेकर 23 तक किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा गया था। यहाँ स्टोन के डांसिंग नटराज का भी मूर्ति मिला। 37 सेमेंट्री वेर फाउंड हेयर। मोहनजोदारो जिसका मतलब होता है माउंट ऑफ डेड, यानी मृतकों का टीला, यानी यहाँ पर मृतकों का टीला
तो सिचुएटेड है ये रिवर साइड में, लरकाना डिस्ट्रिक्ट सिंध, ये भी पाकिस्तान में है। इसे आर.डी. बनर्जी के द्वारा 1922 में खोदा गया था। इसमें ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, कोलिगेट बिल्डिंग, असेंबली हॉल सब कुछ मिला है। यहाँ डांसिंग गर्ल मिला है जो कि ब्रोंज का बना हुआ है। साथ ही साथ पशुपतिनाथ जिन्हें महादेवा और प्रोटो शिवाशील भी कहा जाता है। यहाँ पर कॉटन के कपड़े मिले हैं और भी बहुत सारी फाइंडिंग्स यहाँ पर हुई हैं। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चन प्रत्येक ईयर्स आते हैं, तो इसीलिए इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो करंट न्यूज़ क्या है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन्होंने हाल ही में अपने इंडियन इकोनॉमी के लेके अपना जो एक्सपेक्टिंग सेटबैक है उन्होंने पब्लिश किया है। और फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि ग्रोथ जो परसेंटेज है वो 6.1% से लेके 6.8% तक करंट फिजिकल एंडिंग मार्च 31 तक रह सकता है इंडिया का ग्रोथ रेट। आईएमएफ ने ये रिलीज़ किया है द जनवरी अपडेट इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो जनवरी का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है इसमें इन्होंने ये पब्लिश किया है। ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये फॉल फ्रॉम द एस्टिमेटेड 3.4% टू 2.9% 2023 तक ये फॉल होने की बात कहा है इन्होंने। वर्ल्ड का जो एस्टिमेटेड ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है, साथ ही साथ इसे राइज होने के लिए 3.1% पर ये धीरे धीरे फिर राइज भी करेगा आते 2024 तक। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है आईएमएफ, ये एक मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा फाउंड किया गया था। इसके 190 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में मौजूद है और इसे ग्लोबल लेंडर, लास्ट रिसोर्ट और नेशनल गवर्नमेंट्स एंड लीडिंग टू द सपोर्टर ऑफ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। State mission is to working foster and global monetary corporation secure financial stability and international trade। यानी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में स्टेबिलिटी लाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है जिसमें कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कंट्रीज़ को इसे बनाया गया था। इसका काम साथ ही साथ हाई एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, सस्टेनेबल करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, पॉवर्टी गरीबी को कमाना, इसे उद्देश्य से बनाया गया था। 27 दिसंबर 1945 को ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को इस्टेब्लिश करने की बात कही गई थी। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है प्राइमरली हेनरी डिक्स्टर वाइट और जॉन मैनियार्ड केनीज ने 29 मेंबर्स के साथ इसको स्टार्ट किया था। रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करने के लिए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डिफ़िकल्टीज़ आता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं थ्रू द कोर्ट सिस्टम, इसे ये करने के लिए किया गया था। कंट्रीज कंट्रीब्यूट टू द फाइंड द पुल फ्रॉम विच द कंट्रीज बोरो द एक्सपीरियंस बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम एज 2016 फाउंड SRD 477 बिलियन अबाउट US टू 667 बिलियन। तो देखिए ये जो कंट्रीज़ है जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरती हैं उनको जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। लाइक 1991 में हमारे इंडिया को भी इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया था। साथ ही साथ पाकिस्तान जिस तरह से अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है उसे भी ये जो है असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे। सो यही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। सो यूनाइटेड नेशन ने 2024 को ईयर को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। तो ये जो डिसीजंस जो है सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ कैमेलिड्स इन द लाइफ्स ऑफ द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि कैमेलिड्स जो है, यानी कि ये जो कैमल के डिफरेंट प्रजातिज़ है दुनिया में जो पाए जाते हैं। देखिए अब जैसा कि आप देख सकते हैं
कैमल के ये डिफरेंट प्रजातीज़। सो इन प्रजातियों के जो इम्पोर्टेंस है दुनिया में, जो इम्पोर्टेंस है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये कैमेलिड्स फैमिली में ही है। कैमलस है, विकोगाना है, साथ ही साथ ये देखिए आप एरेबियन कैमल है, ये विक्टोरियन कैमल है, यहाँ पर सिंगल हम्प है, ये डबल हम्प है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रजाति के कैमलिड्स पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। और इनका जो इम्पोर्टेंस है यहाँ रहने वाले पीपल्स के लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा है। इनकी जो ब्रेड अर्निंग का मेन जरिया है, ये दूध बेच के हो या इनकी खाल बेच के हो या फिर इनके जो शरीर के ऊपर जो इनके बाल होते हैं उसे बेचकर हो, कंबल बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्हीं इम्पोर्टेंस को देखते हुए इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स के रूप में मनाने का निर्णय यूनाइटेड नेशन ने लिया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ, इस बार जो यूनाइटेड नेशन जो है 24 को कौन सा ईयर डिक्लेयर किया है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 RPWD। तो देखिए जो PWD एक्ट है यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जिसे हिंदी में दिव्यांग भी कहा जाता है, सो इसे 2016 में, जैसा कि हम जानते हैं कि इसे अमेंड किया गया था और इसमें जो है पहले 3% रिजर्वेशन होता था गवर्नमेंट जॉब्स में पीपल विद डिसेबिलिटी, विकलांग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए, बट इसे जो है बढ़ा के 4% कर दिया गया था, जिसके अंदर विजन का, लो विजन होना, साथ ही साथ कंप्लीट हियरिंग लॉस जो होता है, साथ ही साथ किसी के अगर मान लीजिए ड्यूरिंग द एक्सीडेंट या फिर बाय बर्थ हाथ पैर की कोई इश्यूज़ हैं, सो ऐसे पर्सन्स को जो है PWD कैटेगरी में रखा जाता है और उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जॉब्स के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में और भी बहुत सारे सेक्टर्स में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो करंट न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट का जो सेक्शन नंबर 34 है उनमें 3 प्रकार के जो ब्लड डिसऑर्डर्स की जो पहली बीमारियां शामिल थी PWD में, अब इसे गवर्नमेंट ने नॉट एलिजिबल करार दिया है रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स। सो इनमें जो 3 प्रकार के जो बीमारियां हैं जो कि शामिल किया गया है, सो थैलासीमिया, हेमोफीलिया और सिकल सेल डिजीज़, ये 3 प्रकार के ब्लड डिसऑर्डर्स बीमारियां हैं जो कि कॉज करता है एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन और इनीमिया जैसी बीमारी होती है। और हेमोफीलिया जो है वो एक जेनेटिक ब्लडिंग डिसऑर्डर है जो कि बाय जेनेटिक्स लोगों को में पास होती है, जिसमें ब्लड जो है वो क्लोटिंग हो जाता है, जम जाता है, जिसके कारण पेशेंट को है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ सिकल सेल डिजीज़ जो है ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर बीमारी है जिसमें अबनॉर्मल हेमोग्लोबिन का बनना शामिल है, जिसमें जो रेड ब्लड सेल होते हैं RBC, उसमें उनका बनना जो है मिसहैपन्स होता है। तो ये जो 3 प्रकार की जो पहले बीमारियाँ PWD एक्ट में शामिल थी सेक्शन 34 में, अब इसे गवर्नमेंट ने हटा दिया है। अब इन कैटेगरी में रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा।